नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करने वाले हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जो एक समय देश में प्रधानमंत्री मटेरियल के तौर पे जाने जाते थे, पीएम मटेरियल। नीतीश कुमार जो पूरे देश में सुशासन के लिए जाने जाते थे। नीतीश कुमार जिन्होंने महिलाओं के लिए बिहार में इतना काम किया कि उनका डंका देश के अलावा बाहर भी बजने लगा। कानून व्यवस्था को लेकर के, जवाबदेही को लेकर के उन्होंने कई ऐसे कानून बनाए जिनमें सरकारी जो विभाग हैं, सरकारी अफसर हैं, इन सब की जवाबदेही तय हो। तो इन सारी चीजों के लिए नीतीश कुमार जाने जाते रहे। नीतीश कुमार एक बात के लिए और जाने जाते रहे कि नीतीश कुमार राजनीति को हर समय राजनीति ओढ़ते, बिछाते, पहनते, बोलते, हर समय राजनीति उनके दिमाग में चलती है। यह बात भी लोग उनके बारे में कहते हैं। लालू प्रसाद यादव कहते रहे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं। मतलब वो क्या सोचते हैं। तो और ये बात खतरनाक लोगों के लिए कही जाती है। लेकिन मैंने जिन नीतीश कुमार को देखा और फिर रहने लगा मैं बिहार में, काफी समय मैंने बिहार में गुजारा। नीतीश कुमार एक समय मुझे लगता था कि वो आदर्श राजनेता के तौर पर देश में देखे जा सकते हैं। जो कुछ चुनिंदा लोग हैं राजनीति में, जिनसे उम्मीद की जा सकती है, उनमें नीतीश कुमार कई बार वो इस भूमिका में आते दिखाई भी दिए कि देश की उम्मीदों को आगे लेकर चलने का काम करते हो। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, या आप कहें कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के नाम पर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे और फिर उन्हीं मोदी जी के साथ 2017 में दोबारा आ गए। फिर वो मोदी जी और अमित शाह के क्रियाकलापों का हवाला देते हुए वो फिर अलग हुए। लेकिन फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और इस बार वो कोई ऐसा बहाना नहीं बता पाए थे जिससे लोग आश्वस्त हो सके कि नीतीश कुमार ने सही काम किया। पिछली बार की बात कर रहा हूं, जनवरी महीने की, जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और उसके साथ ही नीतीश कुमार ने पाला बदल दिया। खैर, ये तो कुछ चीजें हुई। हम जो बात करने वाले हैं, इस समय जो नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, वो नीतीश कुमार क्या वही नीतीश कुमार हैं जो 2014 में थे, 2010 में थे, 2008 में थे, 2005 में थे, 1994 में थे? क्या वही नीतीश कुमार हैं जो अभी 1-1.5 साल पहले नीतीश कुमार थे? 1 साल पहले जो नीतीश कुमार थे, क्या वही नीतीश कुमार हैं? हाल में आपको याद होगा कि गिरिराज सिंह ने एक यात्रा की घोषणा की और वो शायद 19 तारीख से, कल से है, और वो यात्रा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में निकलने वाली, भागलपुर से शुरू होकर के सीमांचल में किशनगंज में खत्म हुई। आज से शुरू हो गई। किशनगंज में 70% मुस्लिम आबादी है और उस यात्रा का नाम है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। अगर आज से 10 साल पहले के या 5 साल पहले के नीतीश कुमार होते तो शायद ये यात्रा निकल नहीं पाती और भारतीय जनता पार्टी पर इतना दबाव हो जाता कि वो गिरिराज सिंह को अपनी सारी बातें वापस लेनी पड़ सकती। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी और भी कई घटनाएं हुई हैं, ऐसी कई बातें हुई हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं कि साहब 2 बार गलती हो गई, अब आगे से गलती नहीं होगी, जिस तरह वो प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते दिखाई देते हैं,
इन सब चीजों से एक बात ही लगती है और उसी समझने की कोशिश करेंगे। क्या नीतीश कुमार का राजनीतिक रूप से अवसान हो गया है और अब उनको राजनीतिक रूप से उनकी आबिचुरी लिख दी जानी चाहिए? इसी पर बात करेंगे, इसी को समझेंगे। क्या वाकई ऐसा है या हम किसी गलतफहमी के शिकार? और हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार जी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। आपने सुना मैंने जो बातें कही नीतीश कुमार को लेकर के, अपनी चर्चा भी हुई थी। क्या वाकई नीतीश कुमार का राजनीतिक अवसान हो गया है? नीतीश कुमार को लेकर के ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने जो अपने लिए पैमाने बनाए थे, उन पैमानों पर वो खुद ही खारिज होते रहे हैं। तो जैसे कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि एक वक्त था जब मोदी जी को लेकर के, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को लेकर के नीतीश जी इतने ये सचेत रहा करते थे कि उनके साथ तस्वीर खिंचवाना भी उनको गवारा नहीं था। उनके पटना में होने की का पोस्टर लग गया और उसके बाद भोज कैंसिल कर दिया गया और बाद में संबंध इस तरह बिगड़े कि 13 आते आते सरकार से बीजेपी को बाहर कर दिया गया। नीतीश जी ने एक तरह से बीजेपी को बाहर किया था उस समय, खुद बाहर नहीं आए थे बल्कि बाहर उन्होंने कर दिया था और बीजेपी देखती रह गई थी। तो ये एक यार्ड स्टिक था कि ये मोदी जी को लेकर के इतना, लेकिन उसमें भी एक पेच है जिसको समझने की जरूरत है। तब नीतीश जी को मुझे लगता है कि ठीक से समझा जा सकता है कि वही नीतीश जी मोदी जी को लेकर के इतने सचेत रहते हैं, इतने उनसे दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन वही नीतीश जी आडवाणी जी को लेकर के बिल्कुल उसी समय में उनके पक्ष में, उनकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ते रहते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि यह राजनीतिक विरोध मुझे लगता है कि नहीं था, यह एक व्यक्ति विशेष के साथ विरोध की बात थी। और वो आज भी मुझे लगता है कि अभी हाल में कुछ दिनों से उन्होंने आडवाणी जी पर बोलना अभी कम कर दिया है। अभी तो वो खुद बोलना कम कर दिया है उन्होंने, तो नहीं तो जब कभी भी वो बोलते हैं तो आडवाणी जी की प्रशंसा में जरूर कुछ ना कुछ करते हैं कि अटल आडवाणी जी के साथ हमने ऐसा किया, वैसा किया, ये काम किया, वो काम किया। तो जो लोग इस गलतफहमी में हैं कि मोदी जी से कोई वैचारिक आधार पर उनका मतभेद था, वो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि ये अगर वैचारिक मतभेद होता तो वो लालू यादव की तरह ही तब कहीं एक जगह खड़े रहते, क्योंकि लालू यादव ने बहुत सारी कीमत चुकाई है बीजेपी विरोध की वजह से। ये तो कबूल करना पड़ेगा लोगों को, सब लोग इसको देख रहे हैं। तो नीतीश जी का जो विरोध रहा है मोदी जी से, उसको मैं इस रूप में देखता हूँ कि वैचारिक नहीं, व्यक्ति विशेष के साथ वो विरोध था। और आज की तारीख में जो पीएम मटेरियल माने जाते थे, खुद सुशील कुमार मोदी जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने नीतीश जी में प्रधानमंत्री का अक्ष देखा था, तो वो अब आज की तारीख में मोदी जी के बारे में आपने सुना ही था कि जिस दिन जब वो शपथ ग्रहण होने से पहले जब ये चर्चा हो रही थी दिल्ली में मीटिंग में जब वो थे, तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप ही प्रधानमंत्री बने और आप ही हमेशा प्रधानमंत्री रहें। हाँ। तो ये एक तरह से एक बचकानी बात भी लग रही थी, क्योंकि ऐसी चापलूसी वाली भाषा कोई दूसरा व्यक्ति मुझे लगता है कि अगर करे तो बात चलेगी, लेकिन नीतीश जी के मुंह से ये बात शोभा नहीं दे रही थी कि जब वो कह रहे थे कि मैं तो चाहता हूं कि आप ही हमेशा प्रधानमंत्री रहे, और बिल्कुल लचर ढंग से उन्होंने इस बात को कहा था और हाथ जोड़ करके। उसमें कोई स्टेट्समैन वाली बात उसमें दिख नहीं रही थी कि नहीं थी। ये नहीं थी। वो एक लग रहा था कि जैसे जिला छाप कोई नेता होता है जो किसी बड़े नेता के पक्ष में, उसकी प्रशंसा में, कुछ अतिरेक में कुछ बातें कहता रहता है, तो उस तरह की बातें कर रहे थे। तो आप वो देख लीजिए कि वो भी पहलू है कि खुद पीएम मटेरियल माने जाने वाले
और खास करके जब इंडिया अलायंस बना उसमें ये बात आ रही थी कि कन्वेनर न बनाने की वजह से भी नीतीश जी में नाराजगी है। लेकिन वही नीतीश जी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं। दूसरे की जब ये बीजेपी के साथ जब खटपट की बात आती है और उसके बाद जब ये 15 में जब लालू जी के साथ मिलकर के जो सरकार बनाते हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद 16 का वो साल था कि एक जेडीयू का एक कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में नीतीश जी ने कहा था कि हम संघ मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि इनके पर्सनालिटी में कितने शेड हैं। उसको अगर आप गौर करें तो आप एक बार संघ मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं, एक बार मोदी जी के साथ तस्वीर तक खिंचाना मंजूर नहीं करते हैं, उनके आगमन उनके यहाँ से भेजी गई सहायता राशि वापस कर देते हैं, उनका भोज कैंसिल कर देते हैं। लेकिन आडवाणी जी की प्रशंसा और अटल जी की प्रशंसा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, हमें बल्कि हमेशा उसमें ये प्रशंसा करते हैं और आरजेडी के साथ सरकार में साझेदार रहते हुए अटल जी की प्रति ये समाधि पर पुष्प चढ़ाने भी चले जाते हैं। तो ये इतने सारे जो विरोध, इसको आप शेड्स कह लीजिए, विरोधाभास कह लीजिए, ये बताता है कि उनके इस पूरे राजनीतिक इसमें स्थिरता का जो अभाव है वो इस रूप में देखिए कि मुझे याद आता है कि जब लोहिया ने कहा था कि कांग्रेस के खिलाफ हम शैतान से भी हाथ मिला सकते हैं, तो शैतान से हाथ लोहिया जी ने मिलाया, ये भी इतिहास में दर्ज है। और एक हाथ तो नीतीश जी ने भी मिलाया, और वो नीतीश जी जो मिलाया तो शैतान आज की तारीख में अगर मान लिया जाए तो मुझे लगता है कि उसकी कीमत नीतीश जी को चुकानी पड़ रही है। क्योंकि ये साफ लग रहा है कि जी, दरअसल हेमंत जी जो है वो कोई बहुत इम्पोर्टेंट वो आ गया है। जो बात हेमंत जी कह रहे हैं मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं कि वो जिस तरह शैतान से हाथ मिलाया और उसकी कीमत जिस तरह से देश को चुकानी पड़ रही है या पड़ेगी, दोनों बातें। अब शैतान कौन है, मैं तो दूसरी बात हेमंत जी से जब बात होगी तो मैं आगे बताऊंगा कि जब से वो राजनीति में कुछ हुए हैं, कुछ बने हैं नीतीश कुमार, तब से वो उनकी लाइन एक ही रही, किसी दूसरी लाइन पर नहीं गए हैं। थोड़ा एब्रेशन बीच में है जो नीतीश कुमार कहते भी हैं कि 2 बार हमसे गलती हो गया, अब आगे गलती नहीं होगा। तो ये तो रही। जो मेरा सवाल था उस पर मैं आऊंगा हेमंत जी के साथ, मैं आप लोगों से तब तक बात करता हूं। हेमंत जी फ्री हो गए, बात आगे बढ़ाएंगे। जी हेमंत जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो शैतान से हाथ मिलाने वाली जो बात थी जो लोहिया जी ने कहा था, और उसकी कीमत इस रूप में इस देश को चुकानी पड़ी कि आरएसएस, वो दरअसल मामला था आरएसएस से हाथ मिलाने का। और आरएसएस जो उस समय तक जो एक तरह से गांधी की हत्या के बाद से लगातार अलगाव में था, उसको राजनीतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता था और राजनीति की मुख्य धारा में उसकी गिनती नहीं होती थी। लेकिन उसके बावजूद वो ये हाथ मिलाया उन्होंने, और उसके बाद देश में कई राज्यों में समृद्ध सरकारें बनी और उसका असर बाद में भी दिखा जब 70 में इमरजेंसी के बाद इस देश में जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें आरएसएस के लोग शामिल हुए। फिर बाद में डुअल मेंबरशिप को लेकर के ये स्थिति बदल गई, वहां फिर ये लोग अलग हो गए। तो खैर ये संदर्भ इसलिए मैं जोड़ रहा था कि वो बाद में नीतीश जी ने भी शैतान से हाथ मिलाया लालू यादव को अपदस्थ करने नहीं, जो लोग डुअल मेंबरशिप की लीडरशिप, उसके खिलाफ जो लीडरशिप ले रहे थे, उन्हीं लोगों ने हाथ मिलाया, जॉर्ज फर्नांडिस। बिल्कुल, हाँ। तो उसमें जॉर्ज साहब तो बाद में पृष्ठभूमि में चले गए, उसके मुख्य नायक नीतीश जी बन करके रह गए, क्योंकि वही मुख्य चेहरा बन गए। जॉर्ज साहब तो एक तरह से उनके एक दौर ऐसा भी आया कि जॉर्ज साहब उनके मुखापेक्षी हो गए, और तो नीतीश जी उसका मुख्य चेहरा बन गए। लेकिन आज की तारीख में जो हो रहा है उसमें ये जो है कि नीतीश जी को लेकर के जब अब ये चर्चा होने लगी है
कि क्या नीतीश जी होशो हवास में है, क्योंकि आज तो तेजस्वी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने ये सवाल उठाया है कि अगर आप होशो हवास में हैं तो इन सवालों का जवाब दीजिए आप कि क्या बिहार में शराबबंदी की वजह से जो जहरीली शराब का कारोबार चल रहा है या शराब का जो समानांतर कारोबार चल रहा है उसमें किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। सबसे ज्यादा जेल में जो लोग गए वो गरीब लोग गए, और सबसे ज्यादा कार्रवाइयां हुई तो बिल्कुल नीचे के स्तर पर हुई। किसी डीएमएसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी बड़े माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बड़ा माफिया नहीं जेल में है आज की तारीख में, किसी के ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं हुआ। तो ये सवाल जब पूछे जा रहे हैं, फिर उसके पहले तेजस्वी ने लगातार 3 दिनों तक नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता है कि उनको क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है। वो हमारे चाचा हैं, राजनीतिक मतभेद अलग है, राजनीतिक पार्टी और राजनीति अलग है, लेकिन हम उनकी चिंता करते हैं कि उनकी सेहत ठीक रहे और वो स्वस्थ रहें। लेकिन उनको क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है, ये सवाल उठने लगे हैं। तो नीतीश जी को लेकर जब ये सवाल उठ रहा है तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो राजनीति में जो पूरा जो विमर्श है, जो नीतीश कुमार एक तरह से बिहार में उन्होंने जो एक अपनी पहचान बनाई और उन्होंने उनको माना गया कि बिहार में एक परिवर्तन का वो प्रतीक बन गए कि महिलाओं के लिए काम करने के लिए, जो विकास के जो पैरामीटर्स हैं उस पर काम करने के लिए। हालांकि वो अलग उस पर डिबेट है कि उस विकास को किस नजरिए से देखा जाए, लेकिन एक पॉपुलर टर्म में ये माना जाता है कि इन्होंने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, बिजली में, पानी में, उसके बाद महिलाओं के एजुकेशन को लेकर के जो साइकिल योजना इनकी थी, इन तमाम चीजों को लेकर के इनकी वो तस्वीरें तो साइकिल से स्कूल जाती हुई लड़कियों की तस्वीरें तो पूरी दुनिया में उन्होंने धमाल मचाया और नीतीश कुमार की जबरदस्त ब्रांडिंग कर दी। बिल्कुल। और आप याद कीजिए कि उस समय नीतीश जी ने कहा था कि जब पूछा गया कि ये गांव-गांव में शराब की दुकानें खुल रही है, तो उन्होंने कहा था कि अगर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी तो साइकिल कैसे मिलेगी। हाँ, तो ये इस कॉन्ट्राडिक्शन को भी समझने की जरूरत है कि एक नीतीश जी नहीं, लेकिन एक चीज जिस पर हेमंत जी हम बात करना चाह रहे हैं कि सारी चीजें आपकी सही हो, मैं भी ये मानता हूं कि मैं नीतीश को आपसे थोड़ा आगे बढ़ के मानता हूं कि नीतीश कुमार जब से राजनीति में कुछ हुए मतलब जब से वो सिग्निफिकेंट रोल में आए, तब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। बीच में 2 बार बस ऐसा हुआ, उसे वो खुद ही एब्रेशन कहते हैं, गलती हो गया, मिला करके वो 3.5 साल मान लीजिए, 2 टर्म में 3.5 वो कहते हैं गलती हो गया, वो खुद ही कहते हैं 2 बार हमसे गलती हो गया, तो वो तो गलती हो गया। बाकी जहां गलती नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उनकी जो सिग्निफिकेंट राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात और मानी जाती रही कि सांप्रदायिकता के मामले में नीतीश कुमार समझौता नहीं करते। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थे, जब उनसे सवाल पूछे जाते थे तो वो ये बात बहुत साफ कि 3 मुद्दों पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। वो मुद्दे आप जानते हैं, राम जन्मभूमि और 370 और समान नागरिक संहिता। लेकिन ये तीनों मुद्दे पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी 2 मुद्दों पे तो काम हो गया, 370 खत्म कर दी। नीतीश कुमार तब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थे और राम मंदिर भी बन गया, जिस तरह से बना, जिस तरह जो फैसला आया वो भी सबको पता है। और समान नागरिक संहिता पर काम चल रहा है, कई राज्यों में, उत्तराखंड में पास कर दिया, कई जगह चल रहा है, तो वो चीजें चल रही हैं। ऐसा क्या हो गया? जो सवाल जिस पर मैं आया हूं उसकी बड़ी वजह यह है कि जो नीतीश कुमार सांप्रदायिकता के साथ कोई समझौता नहीं करते। मैंने खुद देखा है रामनवमी में या जो भी धार्मिक इस तरह के जुलूस होते थे या जो यात्राएं होती थी, उनमें तनिक भी कोई चीज होती थी, कुछ घंटों के अंदर कंट्रोल हो जाती थी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये स्थिति नहीं थी कि वो ऐसी कुछ चीजें जो उत्तर प्रदेश में कर लेते थे दूसरी जगह कर लेते थे, बिहार में कर सके। लेकिन अब वो स्थिति नहीं रह गई। ऐसा क्यों है? इसीलिए मैं इस सवाल पर हूं कि राजनीतिक अवसान हो गया है क्या? जी बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूं। और ये बहुत गंभीर सवाल आपने उठाया है कि
कि नीतीश जी को लेकर के जो मैं बात कह रहा था कि नीतीश जी वैचारिक रूप से आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। इसी वजह से वो मोदी जी के तो खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन अटल आडवाणी जी के साथ नजर आते हैं, आडवाणी जी की बहुत प्रशंसा करते हैं। आज जो पोजिशनिंग उनकी सांप्रदायिकता को लेकर के थी, जैसे उन्होंने एक फार्मूला दिया था 3C, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम समझौता नहीं करते हैं। जिस कार्यक्रम में वो ये बोल रहे थे, संयोग से मैं उस कार्यक्रम में मैं भी बैठा हुआ था जब उन्होंने ये 3C वाला फार्मूला दिया था जी। तो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम समझौता नहीं करते हैं। तो इस पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनलिज्म वाले मसले पर ऊपर के लेवल पर जो कराई हो सकती थी कि आप किसी तरह का दंगा फसाद नहीं हो सोसाइटी में, इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन जो नीचे के लेवल पर जो ऑपरेट करना था आरएसएस ने पूरी तरह से यहाँ पर बिहार में ऑपरेट किया, उसको आप नहीं रोक सके। उसको आपने भरपूर स्पेस दिया। और एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, शायद आपको वो संदर्भ में लगे ठीक, कि पटना में जो आईजीआईएमएस है उसमें पावर ग्रिड कारपोरेशन ने एक बहुमंजिली इमारत बना करके दिया आईजीआईएमएस को कि आप इसको धर्मशाला के रूप में या गेस्ट हाउस के रूप में मरीजों और उनके परिजनों के ठहरने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आईजीआईएमएस प्रशासन को छोड़ दिया गया। आज की तारीख में मैंने देखा, मुझे जानकारी मिली, मैं गया था देखने के लिए कि वो पूरा बहुमंजिली इमारत और उसके साथ एक ये बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने भी एक बनाया था उसी तरह का हॉस्टल या धर्मशाला कर लीजिए, ये सारी बिल्डिंग जो है वो आरएसएस के लोगों के कब्जे में है। ये भाऊ राव शायद देवरस, वो देवरस के भाई हुआ करते थे, उनके नाम पर एक न्यास बना हुआ है। उस न्यास को ये दे दिया गया और बिना किसी पैसे के वो वहां पर लोगों से पैसे लेते हैं, चार्ज करते हैं, वहाँ खाना पीना भी वहाँ जो ठहरते हैं उनको मिलता है। और वहां पर इतना ही नहीं बल्कि उसमें आश्चर्यजनक बात जो पहलू है कि जो उनका रिसेप्शन बना हुआ है उस पर गोलवरकर, सावरकर और उनके जो भी ये आरएसएस के जो नेता रहे हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई है, दोनों तरफ 2 भगवा झंडा लगा हुआ है। ये सरकारी संस्थान के भीतर में पटना के हार्ट ऑफ द पटना में ये दृश्य मैंने देखा। और तो ये जो है इस तरह का जो आप एक घुसपैठ करने का जो एक तरीका ये रास्ता आपने दिया, उस पर किसी ने, बीच में सरकारें भी बदली, उस पर आरजेडी की तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं है, इनके भी मंत्री थे। तो मैं ये कह रहा था कि जो उनको जो पेनिट्रेट करने का जो अवसर था वो बजाते मिलता रहा। ऊपर से इन्होंने ये कोशिश की क्योंकि इनको एक मुसलमानों के एक बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त था, तो एक पोजिशनिंग करनी थी जिसके लिए ये कर रहे थे। लेकिन अभी आप देखिए कि 2 उदाहरण हैं। अभी गिरिराज सिंह जो यात्रा लेकर के निकले हैं, उस यात्रा में वो धन, धरती और धर्म बचाने की बात कर रहे हैं और बड़ा सा त्रिशूल लेकर के वो निकले हैं। आज से उनकी यात्रा वो भागलपुर में एक बूढ़ानाथ मंदिर है भगवान शंकर का, उस मंदिर से उनकी यात्रा शुरू हुई है। और जो सीमांचल के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उन इलाकों में वो यात्रा शुरू हुई है। और ये कहा जा रहा है, उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि पाकिस्तान में मंडप से हिंदू ये दुल्हनों को उठा लिया जाता है और ये यहाँ सीमांचल में हिंदू जो है वो हिंदू की बहुबेटियां सुरक्षित नहीं है। एक मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन नीतीश जी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। बल्कि उन्होंने इसी बीच में जब उनकी चर्चा चल रही थी गिरिराज सिंह की यात्रा पर निकलने वाले हैं और तेजस्वी इसको लेकर के बयान दे रहे थे, तो नीतीश कुमार कटिहार में 2 दिन पहले उन्होंने फिर कहा कि हमसे गलती हो गई जो 2 बार हम उधर चले गए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ये आउट ऑफ बॉक्स जो जाकर के जो ये और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर के जो ये बातें बोलते हैं, उन बातों का कोई अर्थ तो निकलता है उसका। तो ये आज की तारीख में मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार को स्क्रिप्टेड चीजें बोलने के लिए दी जाती है, जिसको वो बोलते हैं, जिसका कोई संदर्भ नहीं लगता है। लेकिन ये लगता है कि शायद जो
बातचीत जो चल रही है उस बातचीत को काउंटर करने के लिए उनके साथ जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये काउंटर करने के लिए चीजें बोल दी जानी चाहिए। ये मुझे लगता है कि शायद 2 महीने के भीतर में दूसरी बार नीतीश जी ने बिहार में ये बात कही है। इसके पहले जेपी नड्डा जब आए थे तब उन्होंने कहा था कि हमसे गलती हो गई, हमको उधर 2 बार उधर चले गए, अब नहीं जाएंगे। तो ये जो उनकी जो मजबूरी है, तो ये नीतीश कुमार जो आज एक वक्त में स्टेट्समैन के रूप में देखे जाते थे, वो नीतीश कुमार आज की तारीख में बिल्कुल एक लचर व्यक्ति के रूप में उनकी पूरी पहचान बनती जा रही है। तो इस अवसान की कल्पना उनके विरोधी भी नहीं कर रहे थे कि जिस तरह के अवसान की स्थिति उनकी बनती जा रही है, उसमें स्वास्थ्य का जो पहलू है वो पहलू है, उनके साथ जो लोग हैं उनको लेकर के है, उनका अलायंस जिन लोगों से जो है, जो बीजेपी के साथ जो अलायंस है उसको लेकर के सवाल है। तो मुझे लगता है कि जो ये सारे सवाल हैं उनको अगर उसमें उसकी क्रोनोलॉजी जोड़ी जाए तो उससे चीजें साफ होंगी। उन पर एक लिखी हुई किताब मेरे हाथ में है जो अंतरंग दोस्तों की नजर से नीतीश कुमार। तो वो उस किताब में एक चैप्टर में वो जब नीतीश जी पहली बार केंद्र में राज्य मंत्री बने थे तो उसका जिक्र है कि जाति जनगणना को लेकर के पहला जो विचार जो आया था उनके दिमाग में, वो विचार कैसे आया। तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति मुझे हमारे स्टाफ ने कहा कि आपसे एक सज्जन मिलना चाहते हैं जो इसी रो में उनका भी आवास है, सरकारी आवास। तो उन्होंने कहा कि हमारा दरवाजा तो हमेशा के लिए सबके लिए खुला रहता है, जो आना चाहते हैं उनको आने दीजिए, उनको बुला लीजिए। फिर उसमें है कि उन्होंने कहा कि मेरे मन में विचार आया कि पहले ये जान लिया जाए कि कौन मिलना चाहते हैं। तो हमने पता करवाया तो पता चला कि वो ज्ञानी जैल सिंह मिलना चाहते हैं जो उसमें पूर्व राष्ट्रपति हो चुके थे। तो मैं अचानक चौंक गया और मैं कहा कि नहीं मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, और उनके यहाँ खबर भिजवा करके मैंने टाइम लिया और मैं उनसे मिलने के लिए गया। और वहाँ ये चर्चा हुई कि जाति जनगणना क्यों इस देश में जरूरी है। तो ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार उनके सामने ये बात रखी थी और उसके बाद से उनके दिमाग में ये बात थी। आज की तारीख में आप देखें कि जाति जनगणना का सवाल पर नीतीश जी क्या कर रहे हैं, कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। उन्होंने लोकसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान उन्होंने नहीं किया। जाति जनगणना के आधार पर जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो निर्णय लिया गया था कि हम लगभग 2 लाख रुपए प्रत्येक ऐसे परिवार को देंगे जिनकी आमदनी 6,000 रुपए से कम है, मासिक आमदनी, उनको स्वरोजगार के लिए। इस पर आज तक सरकार ने पूरा एक ये बना दिया, नियम बना दिया इसके लिए, लेकिन अब तक वो 1 पैसा किसी को नहीं मिला है। इन सवालों पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, नहीं, वो तो इस सवाल पर भी नहीं बोल रहे हैं। जो कोर्ट ने रोक दिया, जो आरक्षण उन्होंने दिया था 75% किया था, उस पर भी वो नहीं बोल रहे हैं। भाई वो अगर चाहें तो प्रधानमंत्री के हाथ पकड़ के करवा सकते हैं कि इसे 9th शेड्यूल में डालिए, जैसे तमिलनाडु का मामला है जी। तो इस पर भी नहीं बोल रहे हैं वो, जबकि ये तो केंद्र की सरकार उन पर निर्भर कर रही है, उनके सांसदों पर। यही तो बड़ा सवाल है कि ऐसी स्थिति में जब मोदी जी आज की तारीख में इनके सहारे के मोहताज हैं, हाँ, तो जब मोदी जी मोहताज हैं तब आप उनसे अपनी शर्तें नहीं मनवा रहे हैं, अपने काम नहीं करवा रहे हैं। शर्तों को तो छोड़ दिए, जो ड्यू काम है आपका, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये तो बहुत लंबा ये कैंपेन चला था इसको लेकर के, अखबार से लेकर के, और पार्टी नहीं उसको छोड़ दो। मैं तो ये सिर्फ जो बिहार आरक्षण कानून है जिसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया है जी, बिल्कुल, और जो आपने पारित किया था विधानसभा जी, आपने जाति गणना कराई, उसके आपने कहा हम अफर्मेटिव एक्शन करेंगे। उन अफर्मेटिव एक्शंस के तहत ये सब चीजें की गई, आपका कमिटमेंट था जी। और केंद्र में आपकी सरकार है इस समय और आपके सांसदों के साथ बहुमत भी है। तो ये चीज क्यों नहीं वहां से पास हो सकती पार्लियामेंट से? इस पर नीतीश जी जोर नहीं दे रहे हैं। यही एक बड़ा सवाल है कि आज की तारीख में जिस तरह जिस करक नीतीश जी की जो कल्पना ये जो छवि लोगों ने देखी है, तो वो बहुत पूरी तरह से लैक कर रहा है। वो
उनको आज की तारीख में उनको कब किससे बात करेंगे, कब बात करेंगे, ये चीजें भी गाइड होती हुई दिख रही है कि वो कितना बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, और किससे मिलेंगे, ये सब चीजें गाइड हो रही हैं। तो ऐसे ये समय गाइड में कौन कर रहा है हेमंत जी? जो आप ये कह रहे हैं कि स्क्रिप्टेड बोलते हैं, गाइड हो रहे हैं, तो ये गाइड कहाँ से, कौन कर रहा है, कौन स्क्रिप्ट लिख रहा है? ये अलग अलग, जैसे कि अभी एक बयान प्रशांत किशोर का आपने सुना होगा, जब उन्होंने कहा था कि बिहार नीतीश कुमार की सरकार को 4 रिटायर्ड अफसर चला रहे हैं। 3 लोगों का नाम तो हम लोग भी जानते हैं, चौथे का के नाम को लेकर के अंदाजा लगाया जाता है कि चौथे कौन होंगे। तो ये बातें मुझे लगता है कि हवा में नहीं कही जा रही है, बिल्कुल इसका आधार है कि नीतीश जी के पास एक तो है कि उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं है, ये सब लोग उसको देख रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन का मतलब होता है कि पति पत्नी बच्चा और आपके जो इर्द गिर्द जो सगे संबंधी हो, तो वो साफ पारिवारिक जीवन आप जी रहे हो, जैसे लालू प्रसाद जीते हैं। हाँ जीते हैं, तो नाती पोता ये सब वाला बेटा बहू, तो वो सब बहुत सारे सुशील मोदी जीते थे, बहुत सारे नेता उस तरह का जीवन जीते हैं जी। तो वो एक पहलू लैग करता है, तो वो पहलू जब लैग करता है तो आपके साथ जो होते हैं उन्हीं को आपका सलाहकार माना जाता है, कि उन्हीं से आप सलाह लेते होंगे। कि आज की तारीख में जो उनके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा हैं, उनके जो सबसे प्रिय जो मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी हैं, उनके साथ जो सबसे जो करीबी जो अफसर हैं, जिनके बारे में आज भी वो तेजस्वी ने जो बयान में अपने कहा है कि एक जो रिटायर्ड अफसर हैं, वो उन्हीं के जरिए जो दारू माफिया है वो ये एसपी की तैनाती करवाते हैं जिलों में, वही तय करवा देते हैं कि कौन एसपी किस जिले में रहेगा, ताकि दारू की जो आवक है वो आराम से होती रही। तेजस्वी का ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ कि उनका आज का बयान नहीं है। तो ये जो आरोप लगता रहा है कि नीतीश जी अब अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो ग्रुप ऑफ 4 है वह ग्रुप ऑफ 4 निर्णय ले रहा है। तो नीतीश जी एक समय में अपने निर्णयों के लिए जाने जाते थे, और उनके सामने मुझे लगता है कि कोई खड़ा होने की, नीतीश जी जब मंच पर होते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सामने में खड़ा हो जाए। आज की तारीख में नीतीश जी का कोई कुर्ता पीछे से खींच करके उनको कह रहा हो कि अब बंद कीजिए, अब मत बोलिए, या कोई चीट भेज करके कह रहा है कि ये बात बोल दीजिए, चाहे ये बात नहीं बोलिए, तो ये क्या है? ये इसको समझने की जरूरत है। तब जो आप जो कह रहे हैं कि क्या नीतीश जी का अवसान हो गया है, क्या उनके लिए ये लिखा जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा जो दृश्य सामने आ रहा है, उस दृश्य के जरिए तो ये साफ साफ दिख रहा है, दीवार पर लिखी हुई जो इबारत है वो साफ साफ पढ़ी जा सकती है कि नीतीश जी का जो जिस तरह से एग्जिट, जितना ग्रैंड एग्जिट होना चाहिए था, क्योंकि उम्र का भी एक तकाजा होता है। नीतीश जी जिस उम्र के जिस पड़ाव पर पहुंच गए हैं, तो वो लंबे समय तक मुझे लगता है कि अब राजनीति की पारी नहीं खेल सकते हैं। तो एक माना जाता है कि जो एक जो ग्रैंड एग्जिट होना चाहिए लोगों का, इस तरह के लोगों का, वो ग्रैंड एग्जिट होता हुआ नहीं दिख रहा है। वो कई वजहों से, एक तो जो कंप्रोमाइज जो है वो उनके नाम के आगे जो पलटू राम जुड़ गया, ये जो खिताब है, ये खिताब बहुत ही खराब है। एक सुशासन कुमार और दूसरा पलटू राम, दोनों अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये जो किसी व्यक्ति के ये व्यक्तित्व के साथ जो चस्पा हो जाता है, मुझे लगता है कि उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो पलटू राम वाली जो छवि है, उसमें ये अब आज की तारीख में ये तेजस्वी कहते हैं कि अब नीतीश कुमार के साथ हम लोग कभी नहीं जा सकते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया है। लालू यादव ने भी इस तरह का कुछ बयान दिया था। इसके पहले अमित शाह ने कहा था कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं। मोदी जी ने कहा था, उसके बाद तो खुल गए थे दरवाजे। उसके बाद दरवाजे खुल गए। उसके बाद तो ये इससे ये हुआ कि ठीक है, ये और नहीं, नीतीश जी ने कहा था मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, उनके साथ नहीं जाऊंगा। जी, ये बात, हाँ, ये बात उन्होंने कही थी।
और वो तो, और उसके बाद संघ मुक्त भारत की बात, ये सब तो हम लोगों ने पहले चर्चा की। और तो जब वो ये आए थे, जब वो दोबारा आए तेजस्वी के साथ, आरजेडी के साथ, तो राजभवन से निकल के पहली बात उन्होंने ये कही थी कि हम देश में घूम घूम कर इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। अब तो बिहार हाँ, तेजस्वी के हवाले करेंगे। हाँ, ये ये बात बात भी उन्होंने कही थी कि भाई हाँ, ये आदमी हमारा पार्टी जो है वो क्या हड़प लेना या जो भी तोड़ देना चाहता था, इस तरह की बात कही थी। हाँ हाँ, हमारी पार्टी खत्म करना चाह रहे थे। हाँ, तो ये जो पूरा जो उनका जो यू टर्न जो हुआ है, उसको जस्टिफाई आप बताइए कि वो कभी जो भी वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम 2 बार गलती हमने कर दी, अब कभी नहीं जाएंगे, यह आप कल्पना कीजिए कि एक बड़े स्टेट्समैन लेवल के किसी व्यक्ति से इस तरह की कल्पना की जा सकती है कि वो अपने बचाव में इतना बचकाना तर्क दे कि हमसे 2 बार गलती हो गई। ये तो हुआ कि जैसे कि स्कूल में कोई बच्चा अपने क्लास टीचर के सामने या अपने प्रिंसिपल के सामने खड़ा होकर अप्लाइज करे कि सर हमसे गलती हो गई, अब अगले बार से ये गलती हम नहीं करेंगे, माफ कर वैसे वो दीजिए। हमेशा ये बात, जब वो आरजेडी के साथ आए थे तब भी कह रहे थे ये लोग झांसे में हमको ले लिया था, इसलिए हम चले गए थे 2017 में। तो ये जो पहलू है, ये जो आप जो जिस बात पर जो केंद्रीय विषय जो आपका है, उस विषय को ये चीजें मेरा दरअसल, मैं जो बात आप कह रहे हैं सब अपनी जगह सही है, वो इधर जाएं उधर जाएं एक्टिव रहे, ये सब चीजें हैं। मेरा कहना है कि जो नीतीश कुमार थे एक राजनेता के तौर पर, एक प्रशासक के तौर पर, जिस तरह के फैसले लेने के लिए जाने जाते थे, वो नीतीश कुमार दिखाई नहीं देते हैं। वो इधर रहे उधर रहे ये तो सवाल ही नहीं हो, ठीक है, वो तो हरियाणा में भी कई नेता ऐसे थे, दूसरी जगहों पे कई नेता ऐसे हैं, शरद पवार खुद इस तरह के नेता हैं जो इधर उधर उधर करते हुए सरकार बनाए रहते हैं, सत्ता में बने रहे। तो ऐसे नेता तो हर जगह रहे भाई। वो मुख्यमंत्री भी रहे, आपको याद होगा गुजरात में जिनके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था और बाद में वो जनता पार्टी में आकर के फिर से बन गए, चिमन भाई पटेल जी। तो ये चीजें ठीक है। मैं तो सिर्फ एक वो नीतीश कुमार जो कुछ चीजों पर कन्विक्शन के साथ खड़े थे, कुछ चीजों पर, और एक अच्छे प्रशासक के तौर पर जाने जाते थे। उनसे आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, वो नीतीश कुमार दिखाई नहीं देते। वो नीतीश कुमार लगता है उनका राजनीतिक अवसान हो गया। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं भी उसी को कह रहा हूं कि वह नीतीश कुमार जो कन्विक्शन वाले नीतीश कुमार थे, हाँ, वो नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं। और इसलिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक अवसान हो चुका है। लेकिन जो उनकी पार्टनर पार्टी है, जो एलायंस पार्टी है बीजेपी, उसके लिए नीतीश जी का चेहरा सामने रखना वो टैक्टिकल मजबूरी है उसके लिए। जिसके बारे में मैं कहूं कि बीजेपी के एक नेता ने निजी बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार जी अगर स्ट्रेचर पर भी रहेंगे, व्हील चेयर पर भी रहेंगे, फिर भी हम उनको सामने रख करके, उनका चेहरा सामने रख करके चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो स्वीकारोक्ति है, इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की एक मजबूरी और नीतीश कुमार का डाउनफॉल, उसको इस रूप में दे सकते हैं। क्योंकि बीजेपी जो उन्होंने शैतान से जो हाथ मिलाया, उस शैतान ने आज की तारीख में जिस तरह से उनको जहां पहुंचाया है, क्योंकि ये प्रयोग तो उन्हीं के साथ हुआ कि एक व्यक्ति को, एक नेता को, एक पार्टी को उनके खिलाफ लगाया गया, जिसने उनकी पार्टी को पार्टी नंबर 1 से पार्टी नंबर 3 बना दिया। और उसमें बीजेपी का पूरा हाथ था। ये दिन के उजाले में सबको साफ साफ दिखाई दे रहा था। बीजेपी ने अपने लोग भेज करके वो चुनाव लड़वाए, उसमें उनके सिंबल पर वो सारे लोग चुनाव लड़े, फिर बीजेपी में वापस भी चले गए वो सारे लोग। तो उन्होंने कई लोग, राजेंद्र सिंह जैसे लोग जो संघ के बड़े, हाँ, वो लोग जी, वो लोग भी गए थे, फिर सब लोग बीजेपी में वापस चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा प्रयोग जिसके साथ हुआ, उसके बावजूद भी अगर नीतीश जी आज की तारीख में उनके साथ अलायंस में हैं और बहुत ही आज कन्विक्शन उनका बिल्कुल खत्म हो गया हुआ है। जिन चीजों को हम लोग गिनवा रहे हैं, चाहे आरक्षण का सवाल हो, चाहे जाति जनगणना की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का सवाल हो,
विशेष राज्य के दर्जे का सवाल हो, इन सवालों को अगर कहा जाता है कि नीतीश जी भूल गए हैं, तो जो कन्विक्शन और कमिटमेंट का जो के माहिर जो माने जाते थे, अगर वो इन चीजों से अगर दूर हो गए हैं, इन तो कुछ ना कुछ तो वजह है उसके पीछे कि जो उनके जो पार्टनर हैं, वो जो उनके सलाहकार हैं, वो क्या चाहते हैं कि नीतीश जी अब कमिटमेंट के साथ, कन्विक्शन के साथ काम करें, तो मैं समझता हूं कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट जो राजनीतिक और आर्थिक हित जुड़ा हुआ है वो बीजेपी के साथ ज्यादा वो सहज है, उसके साथ ज्यादा सहज होकर के उन हितों पर वो साध सकते हैं। और नीतीश जी एक चेहरा के रूप में उनके सामने एक जरूरत इसलिए है कि आज की तारीख में पूरे जो यहाँ एनडीए का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें उस एनडीए में मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति, चाहे बीजेपी में कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है, क्योंकि यहाँ मोदी जी की वह ताकत नहीं है कि किसी को मोहन यादव, सोहन यादव टाइप के आदमी को उठा करके और वो बिठा दें और बिहार में बना ले, वो नहीं हो सकता है यहाँ। तो उनके पास दिक्कत है कि उनका अपना कोई चेहरा नहीं है। नीतीश जी का चेहरे का वैल्यू है, पीछे वो कितना खोखला है वो अलग बात है। तो उस चेहरे जो सज्जन हमसे कह रहे थे कि हम व्हील चेयर पर भी नीतीश जी को चाहेंगे कि वो चेहरा बनकर के सामने रहे, व्हील चेयर पर भी रहे तो लेकिन चेहरा वही रहे, तो ये एक जो उनका जो फेस वैल्यू है, वो फेस वैल्यू बीजेपी के लिए है, नीतीश जी के लिए नहीं है। बीजेपी के लिए फेस वैल्यू इसलिए है कि बीजेपी को एक आवरण रखना है, उस आवरण से अपना विस्तार करना है, उस आवरण से यहाँ सरकार में आ जाना है। लेकिन नीतीश जी को उस फेस वैल्यू का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नीतीश जी का जो पूरी उनकी जो पर्सनालिटी का जो एक तरह से क्षरण हुआ है, वो चाहे उसकी दो वजह है। उसकी वजह एक ये है कि उन्होंने जिस तरह के अप्स एंड डाउन्स को फॉलो किया, जिस तरह से गठबंधन से आते जाते रहे, इसको इस रूप में नहीं कहा जा सकता है कि हाँ, इस तरह के बहुत सारे प्रयोग इस देश में दूसरे नेताओं ने भी किए हैं, लेकिन उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। उन नेताओं के बारे में जो कहानियां बनी या उन नेताओं के बारे में जो मुहावरे गढ़े गए, तो उनके पक्ष में नहीं जाते हैं, उनके खिलाफ ही जाते हैं। तो चाहे बंसीलाल हो, चाहे चिमन भाई पटेल हो, चाहे इन लोगों को भारतीय राजनीति का कोई स्टार नहीं माना जाता है। नीतीश जी स्टार के रूप में गिने जाते रहे हैं, और उस स्टार का जो एक तरह से विखंडन हो रहा है, जो पराभव हो रहा है, वो गौर करने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से बीजेपी के लिए तो वो एक चेहरा के रूप में, एक फोटो फ्रेम में वो सुटेबल है, लेकिन अपने लिए आज की तारीख में नीतीश जी अवसान की ओर, ढलान की ओर साफ साफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए नीतीश जी जो बात बोलते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट जोड़ने में लोगों को दिक्कत होती है, और ये समझ में आता है कि लगता है कि इनको कोई स्क्रिप्टेड चीजें दी जा रही है जो ये बोल दे रहे हैं या उसको पढ़ दे रहे हैं। जैसे कि मैंने दो बार गलती की, ये लगता है कि उन लोगों को जो सशंकित रहते हैं कि कहीं ये कोई पलटी नहीं मार ले, तो इसलिए अपने बचाव में वो उनके मुंह से कुछ न कुछ कहवाते रहते हैं। क्योंकि जैसे ही बिहार में पिछले 6 महीने से ये चर्चा चलने, मुझे लगता है कि शायद ये चर्चा भी इसलिए चलाई गई थी कि नीतीश जी को टीज किया जाए, उनसे कुछ बुलवाया जाए, क्योंकि जो लोग चर्चा चलवा रहे हैं तो उनको पता है कि नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से लिटमस टेस्ट जो होता है, वो लिटमस टेस्ट करने के लिए ये चर्चा छेड़ दी गई और नीतीश जी उस पर सफाई देना शुरू कर दिए। तो पिछले 2-3 महीने से नीतीश जी इस पर सफाई दे रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हमसे गलती हो गई, अब उन लोगों के फेर में नहीं फंसेंगे। तो जो मैंने कहा कि एक ऐसे छात्र के रूप में वो सफाई देते हैं जो स्कूल में अपने टीचर के सामने खड़ा होकर के अप्लाइज करता है। तो खैर, तो ये जो स्थिति है, इसके जरिए आप ये आकलन कर सकते हैं कि जिस नीतीश कन्विक्शन और कमिटमेंट वाले नीतीश जी की जो चर्चा होती थी, वो ये कन्विक्शन और कमिटमेंट वाले नीतीश जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त था कि आपको याद होगा कि इंडिया टुडे ने एक स्टोरी की थी नीतीश जी की सरकार पर, और उसमें नीतीश जी के नवरत्नों की तस्वीर लगाई गई थी, कवर स्टोरी थी। और उस कवर में कौन था? तो नीतीश जी की तस्वीर बीच में लगी हुई थी और उनके चारों तरफ से
जो तस्वीर थी उसमें कोई नेता नहीं था, सारे के सारे अफसर थे उसमें राजेश भूषण थे जो अब केंद्र सरकार में है, शायद रिटायर कर गया पता नहीं, उसमें रमैया थे, केपी रमैया, और भी ढेर सारे लोग थे जो कुछ अभी हैं भी अभी सेवा में, और इस तरह के कई लोग थे। तो ये जो पूरा जो इनका जो ये था, उससे भी एक था कि जो नीतीश जी ब्यूरोक्रेसी पर कितना निर्भर हुए, और इसकी वजह से वो एक जनता का जो एक होता है पॉलिटिकल प्रेशर से जो चीजें तय होती है, चाहे नीचे का प्रशासन हो चाहे ऊपर के प्रशासन हो, या ये पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसमें जनता की कितनी भागीदारी हो, पार्टी के लोगों की कितनी भागीदारी हो, ये लैग करना शुरू इसलिए हुआ कि नीतीश जी ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा निर्भर होते चले गए। उसका नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में, अभी मुझे याद है कि अभी जो एक मीटिंग नीतीश जी ने की थी जिसमें ये चर्चा हुई कि हमें समता पार्टी के समय के नेताओं के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए और उनको बुलाना चाहिए, उनसे राय मशविरा करना चाहिए। तो अब इनको ये बात किसी ने कहा होगा कि ये बात, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि हम लोगों ने इनके लिए लाठी खाई, जेल गए, और लेकिन हम लोगों की पूछ अब कम हो गई हुई है। तो ये जो पूरा जो अप्रोच था, जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच से काम करने वाला जो था, उनके हेड डे में, जब वो काफी उनके उत्कर्ष पर थे, उत्कर्ष के दिनों में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर बहुत ज्यादा रिलाय किया, और नीचे में ग्राउंड लेवल पर उनके साथ जो ये नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ एक जो रिश्ता होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि इसी वजह से आरसीपी सिंह भी जो ब्यूरोक्रेसी से आए हुए लोग थे, जिनको उन्होंने पार्टी की कमान दे दी। फिर ललन सिंह जो थे, वो ललन सिंह कोई मास लीडर नहीं रहे हैं, उनको पार्टी की कमान मिली। फिर अब संजय झा को पार्टी की कमान मिल गई, तो संजय झा भी कोई मास लीडर नहीं है, संजय झा भी मैनेजर माने जाते हैं, संजय झा कोई लीडर नहीं माने जाते हैं। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आप जब देखेंगे तो लगेगा कि नीतीश जी आखिरकार इस पार्टी को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। इसीलिए कोई अगर शक किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर का जो इमरजेंस है वो नीतीश जी का जो पूरा जो उनकी जो राजनीतिक खेती है, उस खेती पर वो एक तरह से वो फसल काटने के लिए वो पाव फैला रहे हैं प्रशांत किशोर। वो चाह रहे हैं कि ये वाला जो स्पेस है उससे आरजेडी को ज्यादा खतरा नहीं है, बल्कि ये वाला स्पेस जो है उसको हम अपने कब्जे में ले लें। तो ये नीतीश जी के अवसान में एक बड़ा कारण ये भी साफ साफ दिखाई देता है। और प्रशांत किशोर जो लगातार निशाना बनाते हैं, उसमें तेजस्वी पर बोलते हैं और नीतीश कुमार पर बोलते हैं, तो उसके पीछे मुझे लगता है कि ये एक वजह है कि जो उनको लग रहा है, वो फोर्सिंग कर रहे हैं कि नीतीश जी अब धीरे धीरे फेज आउट हो रहे हैं, तो वो सीन से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। और इस बात को, इसीलिए वो लगातार इस बात को जोड़ दे रहे हैं, और उनका लक्ष्य, उनका निशाना है कि नीतीश जी की जो खेती, राजनीतिक खेती है, तो उसमें हम उस पर एक तरह से कब्जा जमाएं, वो और निशाना उनका वहीं पर है। इसके जरिए भी आप समझ सकते हैं कि नीतीश जी कैसे धीरे धीरे फेज आउट हो रहे हैं। और वो जो लोग साथ में हैं, आज की तारीख में ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी इस स्थिति में नहीं है कि वो कहीं पर जा सके, क्योंकि उनकी पार्टी के जितने सांसद हैं उसमें से सारे के सारे सांसद बीजेपी के पक्ष में खड़े होने वाले हैं। नीतीश जी जिस दिन कहेंगे कि हम उधर जाएंगे, उस दिन वो लोग कहेंगे कि नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे। ये स्थिति है। तो नीतीश जी के इधर उधर जाने का तो कोई अब सवाल ही नहीं उठता है। वो उस बात, वो कोई मतलब उसका उस बात का नहीं रह गया है। लेकिन नीतीश जी जो कुछ कर रहे हैं उसको लेकर के ये साफ साफ लग रहा है कि नीतीश जी फेज आउट हो रहे हैं। और अभी तो पटना के गांधी मैदान में जो रावण वध का कार्यक्रम जो होता है, जिसमें नीतीश जी गए हुए थे, और उसमें उनको जो सभी नेताओं को तीर धनुष दिया गया, जो एक प्रतीकात्मक था कि वो तीर छोड़ेंगे और उसके बाद वो रावण का वध होगा, और उसके बाद उसमें लंका में आग लगेगी, रावण के पुतले में आग लगेगा। तो वो जो प्रतीकात्मक कार्यक्रम जो होता है उसमें उनके हाथ में भी तीर धनुष दिया गया। तो उन्होंने ऐसे उसको फेंका जैसे कि लग रहा था कि उनके हाथ में कोई बिजली दौड़ती हुई, कोई ये नंगी तार, उनके बिजली का नंगा तार उनके हाथ में थमा दिया गया हो, उस तरह से उन्होंने उसको फेंका।
तो इसको भी ये इस पर भी काफी चर्चा हुई, इस पर काफी खबरें आई, इस पर तेजस्वी ने भी अपनी बात कही कि अगर हम लोगों से ऐसा हो गया होता तो हम कहा जाता कि ये लोग राम के विरोधी हैं, धर्म के विरोधी हैं। तेजस्वी ने घुमा करके दूसरी पूरी बात कह दी कि नीतीश जी ने जो यह किया इस पर गौर किया जाना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या वो उन्होंने फिर स्वास्थ्य पर सवाल उठाया, क्या उनकी सेहत ठीक है। तो सेहत का सवाल जो है, सेहत और उनके राजनीतिक क्षरण, दोनों सवाल जो है ये दिखाता है कि नीतीश जी का अवसान हो रहा है और इस पर निगाहें सबकी टिकी हुई है। तेजस्वी की भी निगाह टिकी हुई है, प्रशांत किशोर जैसे जो एक फोर्थ प्लेयर के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं उनकी भी निगाह उस पर लगी हुई है कि नीतीश जी की जगह को हम उस खाली जगह को हम भर लेंगे, हम उस स्पेस को कवर करेंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि नीतीश जी की जो सरकार है उसको 4 रिटायर्ड अफसर मिलकर के चला रहे हैं। तो ये सारी बातें कह करके वो इस बात को बता रहे हैं कि जो नीतीश कुमार का जो ऑरा है वो एक तरह से धीरे धीरे वो अवसान की ओर आगे बढ़ रहा है। जी नहीं, आप बिल्कुल सही। अब समय भी हो रहा है। एक किस्सा मुझे इतिहास से याद आता है, किस्सा ही है वो। और जो आपने कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है और वो उस चेहरे को बनाए रखेगी कि हम चुनाव इन्हीं के नाम पर लड़ेंगे, जैसे आप अभी कह रहे थे। दरअसल जहांगीर एक बहुत बड़े शासक हुए, बादशाह हुए अपने देश में, और जहांगीर के समय की खास बात ये थी कि मुगलों में सबसे जो होता है ना राजशाही का, जिसने आनंद लिया भरपूर, कोई लड़ाई नहीं लड़ी बड़ी, कुछ भी नहीं। उनके पुरखों ने लड़ी थी, अकबर ने और हुमायूं ने और बाबर ने, और बाद वाले भी लड़ते रहे, शाहजहां, औरंगजेब, ये भी लड़ते रहे। तो वो कश्मीर जाके मजे करते थे जहांगीर साहब। कश्मीर उनका प्रिय जगह थी। तो और उन्होंने ही वो बात कही थी कि स्वर्ग कहीं है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है कश्मीर। ये बात उन्होंने ही पश्तो में कही थी, तो जहांगीरनामा में ये लिखा है उन्होंने। तो वो एक बार जब कश्मीर गए, कश्मीर से लौट रहे थे, उनकी डेथ हो गई। अब बड़ा सवाल ये हुआ कि अगर ये खबर फैल जाएगी तो हो सकता है विद्रोह हो जाए, बड़ा साम्राज्य है। तो उनको ये कहा गया कि जब तक आगरे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये बताया नहीं जाएगा कि जहांगीर नहीं रहे, सम्राट, जो भी सम्राट नहीं किया, बादशाह बहादुर नहीं रहे। तो उनको हाथी पे बैठाया गया हौदे में, और उनको ऐसे टिका दिया गया कि भाई सब लोग समझे कि ये जिंदा ही है याद। और वो लाहौर तक इस तरह से आया। लाहौर में किसी आदमी की नजर पड़ी कि बादशाह अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नाक पर मक्खी बैठी हो, उड़ाया नहीं? तो दरअसल नीतीश कुमार के नाक पर मक्खी जो बैठी उसको नहीं उड़ा रहे हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि वो अवसान हो गया। और जहांगीर उन बादशाहों में था जिसके समय में देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया की 28% जीडीपी हिंदुस्तान की जीडीपी का हिस्सा 28% होता था, चीन के बराबर। जी। तो इसी के साथ बातचीत समाप्त करते हैं, और शायद हो सकता है कि नीतीश जी नाक पर बैठी मक्खी उड़ा दें और ये हम लोग की आशंका सबूत दे दें कि साहब नहीं, अवसान नहीं हुआ है, पता नहीं। लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं कि उनका अवसान हो गया है और उनकी राजनीतिक श्रद्धांजलि उनको दे दी जानी चाहिए, उनकी पॉलिटिकल ऑबिट लिख दी जानी चाहिए। अब अखबार ये काम करेंगे या सोशल मीडिया करेगा पता नहीं, लेकिन जल्दी ही देखने को तो मिल सकता है। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों